हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम वीट की एक डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करनाल बंट ऑफ वीट। अब इसका दूसरा नाम भी है न्यू बंट या फिर पार्शियल बंट। और ये करनाल में देखा गया था डिजीज़ सबसे पहले। ये करनाल एक हरियाणा की जगह है, इसलिए इसका नाम है करनाल बंट ऑफ वीट, क्योंकि डिजीज़ वीट में होती है और इसको सबसे पहले करनाल में देखा गया था, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया है। ये डिजीज़ 1975 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लग गई और आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी वीट की क्रॉप को, और साथ में जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इस डिज़ीज़ की वजह से जो ईयर्स होते हैं वीट की फसल में, जो हम बालियाँ बोलते हैं जनरली, उनकी लेंथ छोटी हो जाती है और जो स्पाइकलेट्स के नंबर होते हैं वो भी कम हो जाते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स में, और इन्फेक्टेड सीड्स की जो वायबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है और साथ में क्वालिटी भी घट जाती है ग्रेन्स की। ये था एक जनरल आइडिया कि ये डिज़ीज़ होती क्या है। अब बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी ये डिज़ीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, कौन कौन सी स्टेट्स या कौन कौन सी जगह में मिलती है। तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में ये डिज़ीज़ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और गुजरात, इन सब एरिया में जनरली ये डिज़ीज़ होती है। और अकेले पंजाब में इसने 40% से लेकर 90% लॉस किया था 1975 से 81 के बीच में। यानी ये डिज़ीज़ इतनी खतरनाक फैली थी उस टाइम कि पूरी क्रॉप ऑलमोस्ट ख़राब हो गई थी। अब आते हैं इसके सिम्टम्स, यानी ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि प्लांट में ये वाली डिज़ीज़ हो रही है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो केवल तब अपीयर होते हैं जब ग्रेन्स डेवलप होते हैं, यानी गेहूं जब डेवलप होते हैं उसके ग्रेन्स, तब हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ हो रही है। जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स का जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि वो स्पोर्स होता है, जो स्पोर्स होता है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। फ्रेशली इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं वो, उनके अंदर से एक स्मेल आती है जैसे कि वो सड़ी हुई मछली में से आती है, और ये स्मेल इसलिए आती है क्योंकि इसमें ट्राईमिथाइल अमीन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, और ये स्मेल इसलिए आती है क्योंकि इसमें ये डिज़ीज़ है। तो इस स्मेल की प्रेजेंस की वजह से इसका एक और नाम है स्टिंकिंग स्मट, यानी इसमें से सड़ी हुई मछली की जैसे स्मेल आती है जब प्लांट में डिजीज़ होती है, तो पूरे फील्ड में ऐसे स्मेल हो जाती है, और ये होती है ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से, इसलिए इसका नाम है स्टिंकिंग स्मट। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की, यानी ये डिज़ीज़ कॉज कौन करता है। तो इसका जो पैथोजन है वो एक फंजाई है जिसका नाम है नेवोसिया इंडिका, और ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसका किंगडम है फंजाई, फाइलम है बेसिडियोमाइकोटा, क्लास है अस्टोमाइसिटीज, ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली है टिलिटिएसी, जीनस है नेवोसिया और स्पीशीज हो गई इंडिका, इसलिए नाम हो गया नेवोसिया इंडिका। इस पैथोजन में जो स्पोर्स बनते हैं उसको कहते हैं टिलियोटोस्पोर्स, और ये जो टिलियोटोस्पोर्स होते हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर ओवल हो सकते हैं शेप में, और इनके बीच में रेटिकुलेशंस होते हैं। रेटिकुलेशन मतलब होती है जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि ये कर्व्ड स्पाइन हो, और ये डार्कर ब्राउन कलर की होती है। टिलियोटोस्पोर्स वॉल्स 3 लेयर से मिलकर बनती है, पेरिस्पोरियम, एपिस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम। अब है पेरिस्पोरियम। पेरिस्पोरियम क्या है कि एक थिन हाईलाइन मेम्ब्रेन होती है जो कि रेटिकुलेशन को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ये जो रेटिकुलेशन होते हैं इसमें 2 डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये दोनों डबल स्ट्रैंड्स एक दूसरे से 2 क्रॉस बैंड के थ्रू बंधे रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कहाँ पर? एपेक्स पर या फिर उसके पास। ये जो टिलियोटोस्पोर्स होते हैं वो मिक्स्ड रहते हैं येलो स्टेराइल सेल्स के साथ। टिलियोटोस्पोर्स तो फर्टाइल होते हैं और ये स्टेराइल सेल होती है एक येलो कलर की, उसके साथ मिक्स होकर रहते हैं। अब क्या होता है, टिलियोटोस्पोर्स का जब जर्मिनेशन होता है तो प्रोमाइसीलियम बनता है, और ये प्रोमाइसीलियम आगे जाकर प्राइमरी स्पोरिडिया बनाता है, यानी इससे इलोंगेट होकर एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसके टिप पर स्पोरिडिया लगते हैं। इन स्पोरिडिया को कहते हैं प्राइमरी स्पोरिडिया, और ये सिकल शेप के होते हैं। ये प्राइमरी स्पोरिडिया आगे जाकर जर्मिनेट होते हैं और ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पोरिडिया, और जब प्राइमरी स्पोरिडिया और सेकेंडरी स्पोरिडिया अगर आपस में कंपैटिबल होते हैं तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं,
फ्यूज़ हो जाने के बाद ये बनाते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, जिसको कहते हैं स्पोरिडिया, और ये आगे जाके प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब कंपैटिबल क्या होता है, इसके लिए पूरी वीडियो है। कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल क्या होते हैं मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। कंपैटिबल वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद उसमें फर्टाइल प्रोजेनी बनती है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोरिडिया कंपैटिबल होते हैं तो फ्यूज़न होता है और जिससे स्पोरिडिया बनते हैं और इन्फेक्शन कॉज करता है। अब नेक्स्ट आती है इसकी डिजीज़ साइकिल, यानी ये डिजीज़ कैसे साइकिल में चलती है। तो सबसे पहला है इसमें पॉइंट पैरेनेशन। पैरेनेशन वो फेज़ होती है जिसको डॉर्मेंट फेज़ कहते हैं, यानी उस टाइम पैथोजन ग्रोथ नहीं करता, लेकिन उस टाइम वो बस रहता है, या तो सॉइल में रहता है या फिर कहीं और रहता है। तो ये डिज़ीज़ सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, यानी सॉइल से डिज़ीज़ होती है, यानी इसके स्पोर्स या जिसका पैथोजन है वो सॉइल के अंदर रहता है जब डिज़ीज़ नहीं होती है, जब क्रॉप नहीं होती उस टाइम पे। तो इसका जो पैथोजन होता है टिलियोटोस्पोर्स है वो सॉइल के अंदर रहता है, या तो वो डायरेक्ट सॉइल में रह सकता है या फिर वो जो सीड पड़े हुए हैं सॉइल में उस पर स्टिक होके रह सकता है, और वो तब तक सरवाइव करता है जब तक कि नेक्स्ट क्रॉप का फ्लावरिंग टाइम नहीं आ जाता। यानी इस वाली सीज़न में जो भी क्रॉप हुई उसमें डिजीज़ हुई, उस डिजीज़ में जो पैथोजन बनता है वो नेक्स्ट वाली क्रॉप तक के लिए वो ज़िंदा रहता है सॉइल के अंदर ही, लेकिन उस टाइम वो ग्रोथ नहीं करता, डॉर्मेंट फेज में रहता है। अब आता है इसमें इन्फेक्शन। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है पैथोजन के लिए, जब फ्लावरिंग का टाइम होता है क्रॉप का, तो जो पैरेनेटिंग टिलियोटोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और वो एक शॉर्ट स्टाउट प्रोमाइसीलिया बनाते हैं, और ये प्रोमाइसीलिया के टिप पर लगते हैं प्राइमरी स्पोरिडिया, और ये प्राइमरी स्पोरिडिया आगे जाके बनाते हैं सेकेंडरी स्पोरिडिया। ये जो स्पोरिडिया होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये विंड या फिर वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाके फैल जाते हैं, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोरिडिया आपस में कंपैटिबल होते हैं तो ये फ्यूज़ हो जाएंगे और ये बनाएंगे डाइकैरियोटिक हाइफा। डाइकैरियोटिक मतलब 2n न्यूक्लियस, और इसको हम स्पोरिडिया भी कहते हैं, और ये आगे जाकर प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। और ये है पूरी इसके डिजीज़ साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लोरेट्स हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्लोरेट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने के बाद उसमें सिम्टम्स हमें अपीयर होंगे जब ग्रेन्स डेवलप होंगे। सिम्टम्स अपीयर हुए उसके बाद इसमें बने टिलियोटोस्पोर्स। टिलियोटोस्पोर्स ने बना दिया स्पोरिडिया, उसके बाद बना स्पोरिडिया से डाइकैरियोटिक माइसीलिया। ये तो हो गई सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल, लेकिन हम पहले प्राइमरी पढ़ते हैं। टिलियोटोस्पोर्स है, टिलियोटोस्पोर्स जर्मिनेट किए फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में, जब फ्लावरिंग हुई उसके बाद वो चले गए सॉइल में। यहाँ पे ये इनकी होती है डॉर्मेंट फेस, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं करते। फिर ये बाद में जाकर जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो ये जब फेवरिंग टाइम आता है इनके लिए, जब वेदर इनके हिसाब से सही होता है और जब फ्लावरिंग होती है वीट क्रॉप में, उस टाइम पर ये ग्रोथ करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, जिससे बनता है प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम से बनते हैं प्राइमरी स्पोरिडिया, जिसकी 2 स्ट्रेन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्राइमरी स्पोरिडिया से बनते हैं सेकेंडरी स्पोरिडिया, इसकी भी 2 स्ट्रेन होती है। अगर इन दोनों की कंपैटिबल स्ट्रेन आपस में मिल जाती है विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये मिल जाते हैं और कंपैटिबल स्ट्रेन हुई तो फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न के बाद बनेगा डाइकैरियोटिक हाइफा, और ये हाइफा फ्लोरेट पे जाके उसको इन्फेक्ट कर देगा, फिर सिम्टम हो जाएगा, फिर वापस से टिलियोटोस्पोर्स बनेंगे, टिलियोटोस्पोर्स स्पोरिडिया बनाएंगे, फिर डाइकैरियोटिक माइसीलिया बनेगा, फिर इस तरीके से सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल चलेगी। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है। अब आते हैं इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें पैथोजन बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है और बहुत अच्छे से डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो फ्लावरिंग के टाइम पर अगर टेम्परेचर 19 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या फिर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, और साथ में थोड़ी सी बरसात भी हो गई जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ गई एनवायरनमेंट में, तो ये सब कंडीशन हो गई तो डिजीज़ बहुत ही अच्छे से फैलेगी। चांसेस हैं कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो, क्योंकि ये पैथोजन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। और दूसरा है
क्या, अगर फील्ड में बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा हम पानी डाल दें या फिर हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो ये दोनों सिचुएशन भी पैथोजन के इन्फेक्शन में हेल्प करती है, यानी पैथोजन की ग्रोथ में हेल्प करेगी ये सारी कंडीशन। टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, इरिगेशन और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, ये सारे फैक्टर्स मिल गए तो पैथोजन ग्रो करेगा और डिजीज़ फैलेगी। अब है इस क्रॉप का मैनेजमेंट, यानी हम फसल को कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो सबसे पहला तरीका है क्रॉप रोटेशन, यानी कि मान लीजिए इस बार हमने वीट की खेती की, अगली बार हमने किसी और चीज़ की कर ली, तो वो जो पैथोजन है वो मर जाएगा तब तक। तो हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे तो सही रहता है, तो डिजीज़ अगली बार स्प्रेड नहीं होगी। नेक्स्ट तरीका क्या है कि सीड को ट्रीटमेंट कर दिया जाए, या तो ब्रेस्टेनॉल से या फिर ड्यूटर से, इस तरीके से इसको सीड का ट्रीटमेंट कर दिया जाए। या फिर फंजीसाइड का स्प्रे करें, जैसे कि सेरेसन, ऑरोफंजिन, वीटावैक्स, ये सारे कुछ फंजीसाइड्स हैं। और नेक्स्ट तरीका क्या है कि हम नाइट्रोजनस का यूज़ कम करें, यानी ऐसी खाद जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है उसका यूज़ कम करें। साथ में हम पानी कम डालें जिससे कि ह्यूमिडेशन कम हो। ह्यूमिडेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। नेक्स्ट तरीका क्या है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें, यानी ऐसी वैरायटी जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है, जिससे डिजीज़ होती नहीं है। ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है रेजिस्टेंट वैरायटी का। सोनालिका, UP270, UP368, HD222, HP743, HI358, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये थे सारे पॉइंट्स डिजीज़ के। होस्ट कौन है, पैथोजन कौन है, साइकिल कैसे चलती है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।